नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने देरीना प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ये कॉरिडोर हिंदुस्तान को एक फैसला कुन सिमत देगा, एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। ये गलियारा हमारी इस्तिताअत और नज़्मुल ऐन का गवाह है कि अगर सोच लिया जाए और अज़्म मुसम्मम कर लिया जाए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान की बाजुओं में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। हम मुल्क के लिए दिन रात एक करना चाहते हैं। चैलेंज कितना बड़ा क्यों ना हो, हम हिंदुस्तानी मिलकर उससे नबरद आजमा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संवार रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का ये पुराने अहाता एक शानदार इमारत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सनातन तहजीब का मजहर है। आप यहाँ जब आएंगे तो सिर्फ अकीदे का दर्शन नहीं करेंगे बल्कि यहाँ अपने माजी के इफ्तिखार का एहसास होगा। आपको मालूम होगा कि किस तरह कदीम और जदीद एक साथ जिंदा हो रहे हैं, किस तरह आसार कदीमा की तरगीब मुस्तकबिल को सिमत दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले जो यहाँ मंदिर का रकबा सिर्फ 3000 मुरब्बा फीट था, अब वो तकरीबन 5 लाख मुरब्बा फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर अहाते में 50 से 75,000 अकीदतमंद आ सकते हैं, यानी पहले गंगा में स्नान और फिर वहां से सीधे विश्वनाथ धाम। रीति रिवाज के साथ में और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है। वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दाना हमले की 20वीं बरसी के मौके पर खिराज अकीदत और फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की। कई मेंबरान पार्लियामेंट और रहनुमाओं ने 2001 के दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। खिराज अकीदत पेश करने वालों में राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हरिवंश, कांग्रेस MP राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी शामिल थे।
इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई कायदीन ने पार्लियामेंट हमले में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। माननीय सदस्यगण, हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का अत्यंत गंभीरता के साथ स्मरण करते हैं, जब आतंकवादियों ने एक शर्मनाक हमले में हमारी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की प्रतीक भारतीय संसद की क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। इस कायरतापूर्ण हमले को संसद परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। इस हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षा कार्मिक शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले में एक अधिकारी भी शहीद हुए थे। यह सभा आतंकवादी हमले के दौरान संसद की सुरक्षा करते हुए हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने संकल्प December 2021 marks the 20th anniversary of the dastardly terror attack on the Parliament House. On this day, in 2001, evil forces of terrorism tried to sabotage this august institution. However, their sinister motives were thwarted by the timely action of our valiant security forces, who kept a constant vigil of the situation and were steadfast in protecting this temple of democracy, even to the extent of laying down their lives. This House recalls with gratitude the supreme sacrifice of our security personnel, including 2 of Parliament Security Service staff, along with 5 Delhi police personnel and a woman constable of the Central Reserve Police Force, 1 gardener of the CPWD and a cameraman of ANI were also martyred on that fateful day. By sacrificing their lives, these martyrs have set an example of indomitable courage and outstanding devotion to duty. I am sure the whole House will join me in paying homage to those martyrs and expressing our profound gratitude to our brave security personnel who went beyond their call of duty to protect this hallowed institution. On this occasion, we all also reiterate our firm resolve to fight terrorism with determination. I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in that terror attack. कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने पीर के रोज एक बार फिर राज्यसभा में 12 अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने का मामला उठाया और हंगामा खड़ा कर दिया। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करने के लिए वजीर कानून किरण रिजिजू का नाम पुकारा तो ऐवान में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा किया। उनकी हिमायत में कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और नीरज डांगी भी अपनी जगह खड़े थे। डीएमके के तिरुचि शिवा और आम आदमी पार्टी के रुकन संजय सिंह ने भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। खड़गे ने कहा कि 12 अराकीन ऐवान से बाहर हैं और उन्हें ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोकना आईन के खिलाफ है। हरिवंश ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि सुबह चेयरमैन ने मामला तय कर लिया है और हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के कायदीन को इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। Sorry, ma. Excuse me. Sir, repeatedly we are requesting through you, the others, means leader of the house, and also you, because you are the custodian of this house. The government can't dictate us what should do, what should not do. I
even our deputy leader already spoken to you and also I think the leader of the house. But they are repeatedly refusing to concede our request. And they are putting blame on us. So it is not good. Therefore, I can say that the government is adamant and they want to disrupt themselves. They are provoking us to disrupt the house. Right. So in protest of that, we will walk out. Right. He's walking out. He has announced to walk out. I don't allow anybody who is standing. I am very clear about it. If you don't want to run the house, let me adjourn the house. That is the softer way. No, you can't dictate to me. I am very sorry. I am sorry. Is it the way to run the house? Is it the run? No, I am not allowing the leader of the house also. I am not going to allow the leader of the house also. कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने सीबीएसई की 10वीं के इम्तिहान में पेश करदा एक एहतसाब के जिमन में वजारत तालीम और सीबीएसई की सख्त मजम्मत की। रायबरेली से अपने पार्लियामेंट सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई के निसाब का इशू उठाया और माफी का मुतालबा किया। कांग्रेस की इस मुखालिफत के बाद सीबीएसई ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। सीबीएसई 10वीं इम्तिहान में अंग्रेजी सवालनामे में मौजूद मुतनाज़िया सवाल पर हंगामे के बाद बोर्ड ने पीर के रोज उसे वापस लेने का ऐलान किया। सीबीएसई ने कहा कि दर्जे 10 के अंग्रेजी इम्तिहान में पेश करदा इख्तिसाब नंबर 1 बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। ऐसे में इस सवाल को हटाया जाता है। इस इख्तिसाब के पूरे मार्क्स सभी तुलबा को मिलेंगे। सीबीएसई ने नोटिस में कहा कि दर्जे 10वीं टर्म 1 इम्तिहान के अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर सवालनामा के इख्तिसाब का एक सेट बोर्ड की हिदायत के मुताबिक नहीं है। इस पर मिले रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर बोर्ड ने इस मामले को सब्जेक्ट के माहिरीन के पास तज्ज़िये के लिए भेजा था। उनकी सिफारिश की बुनियाद पर इख्तिसाब नंबर 1 और इससे मुताल्लिक़ा सवाल को सवालनामे से हटाने का फैसला लिया गया है। इससे कबल पीर के रोज लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा था कि सीबीएसई की 10वीं के इम्तिहान में जो इख्तिसाब आया है वो बेहद काबिले एतराज़ है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस अमल को नफरत आमेज करार देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी नौजवानों के हौसले और मुस्तकबिल को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। बच्चों अपना बेहतरीन करो, मेहनत रंग लाती है, शिद्दत पसंदी नहीं। Extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure this is never repeated again. I also urge that the Ministry of Education must conduct a review on gender sensitivity standards of the curriculum and testing. Thank you, Speaker. C. Manguta, C. Diwasul Reddy. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि गुपकार अलायंस के लिए एनसी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उस वजीर आजम के साथ काम किया जिसने श्रीनगर की सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। उनका मजीद कहना था कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सभी सियासी पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक नागुज़ीर है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सब कुछ ठीक हो जाने के ऐलानात और दावे किए गए, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। गरीब को कंसेशन पे दवाइयां देता था। न जमहूरियत, न इंसानियत, न कश्मीरियत। जमहूरियत कहां गई? वो जमहूरियत 1120 दिन हो गए जब से हमारी असेंबली जो है वो डिसॉल्व की गई। बड़े पंच और सरपंच बने, आज उन बेचारे सरपंच और पंचों का एड्रेस ही नजर नहीं आता।
कहीं को थाने में रखा है, कहीं को डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में रखा है, कहीं को सरकारी क्वार्टर में रखा हुआ है और बाकियों को गाड़ियों में बंद करके जम्मू भेजा गया है, क्योंकि उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। जमहूरियत भी और कश्मीरियत, जिस कश्मीरियत की हमने परवरिश की, जिस कश्मीरियत की हमने हिफाजत की, उस कश्मीरियत की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अरे जिस बेचारे मक्खनलाल बिंद्रू को मिलिटेंसी के 30 साल वो वहां से गया नहीं, मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में वो इकबाल पार्क के पास अपनी दुकान में जाके बैठ के। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम का आगाज करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत ने योगा और मेडिटेशन को घर घर जाकर अवामी तहरीक बनाने के मकसद से ये प्रोग्राम शुरू किया है। केजरीवाल ने पीर को एक प्रोग्राम के दौरान दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम का आगाज किया। योगा की क्लासेस जनवरी से दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि पूरे मुल्क में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम होगा जिसके तहत दिल्ली हुकूमत लोगों को मुफ्त में योगा कराएगी। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान का जिस्म, दिमाग और रूह सेहतमंद नहीं है, ऐसे में योगा उसकी बहुत मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 25 लोगों का एक ग्रुप एक नंबर उन्होंने दिया उस पर मिस कॉल करता है तो दिल्ली हुकूमत योगा के लिए मुफ्त टीचर्स का एहतमाम करेगी। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने तो अब दूसरे राज्यों ने भी बनाने शुरू कर दिए। दिल्ली में बिजली फ्री हुई तो अब दूसरे राज्यों ने भी शुरू कर दी। दिल्ली ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की तो दूसरों ने भी शुरू कर दी। अब मैं समझता हूँ कि दिल्ली ये योगशाला शुरू कर रहा है तो बाकी पूरे देश के अंदर भी इसका देखा देखी योगशालाएं जरूर शुरू होंगी और योग जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंचेगा। पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपको मौका मिला है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक मिस कॉल मारनी है और इंश्योर करना है कि रोज सुबह उठ के योगा की क्लास में जरूर पहुंच जाएं। मैं समझता हूँ 25 लोग अगर होते हैं तो एक दूसरे का वो होता है, रोज सुबह कोई उठेगा उसको फोन करेगा, चल तैयार हो गया निकल रहे हैं, तो एक दूसरे का प्रेशर होता है, उस प्रेशर से लोग कर लेते हैं योगा। तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब दिल्ली वाले स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे शिवसेना के राज्यसभा मेंबर संजय रावत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली पुलिस स्टेशन में एक टीवी इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज तबसरा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक शिवसेना के रुकन असेंबली के खिलाफ बीजेपी की खवातीन विंग की कारकुन रावत ने मंडावली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। खातून कारकुन ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि संजय रावत का बयान न सिर्फ खवातीन की तस्दीक है बल्कि इसे बीजेपी की खवातीन कारकुनों के विखार को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक मराठी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए रावत ने बीजेपी कारकुनों के बारे में काबिल एतराज तबसरा किया था। जराये के मुताबिक संजय रावत के खिलाफ ताज़ियात हिंद की दफा 500 और 509 के तहत FIR दर्ज की गई है। मैंने क्या कहा उनको समझ में नहीं आया। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शब्दकोशों डिक्शनरी में उसका अर्थ दिया है, जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है सरकार से भी और सभी साहित्य संस्थाओं से। उस डिक्शनरी भी मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका सभी का अर्थ दिया है। बड़े बड़े पंडित इस देश में हैं, उसने भी उसके ऊपर अपना मत व्यक्त किया है। फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ मुझे पूछे बगैर कि क्या है, एक FIR दर्ज कर दी यूनियन टेरिटरी जहां देश के गृह मंत्रालय की सत्ता चलती है। उसका मतलब है ये पॉलिटिकल बदले की भावना से मेरे खिलाफ मेरा आवाज़ दबाने के लिए किया है। CBI, ED, इनकम टैक्स अब तक
मेरे पास नहीं पहुंच सके, क्योंकि मैं तो एक सीधा आदमी हूँ। वो ऐसे बहाने मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरे पार्टी को बदनाम करने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। ठीक है, कर रहे। माल का सागाड़ी में आप बात करते हैं, नवाब मलिक बात करते हैं, उन सब पे मामले रजिस्टर्ड वो तो है, मैं बोल रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर सकते, आप और एजेंसी मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। तो ऐसे हथकंडे अपना कर जो केस या जो गुनाह, जो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकते, तो किसी को आगे करके हमारे खिलाफ इस प्रकार की शिकायत, एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन भाई मैं भी बताना चाहता हूँ, ये शिवसेना है। सर, किशोरी पेडनेकर ने भी एफआईआर रजिस्टर्ड की थी भाजपा के नेताओं के, उसको लेके तो होता है, यहाँ हमारे महिलाओं ने किया है तो उसके बदले में वहाँ किया है। देखो, इस प्रकार से कानून नहीं चलता। आप संविधान की बात करते हो, आप कानून की बात करते हो, और हम सरकारी बैंकों को 13 कंपनियों की वजह से 2,85,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। साथ ही सरकार बैंकों का बेल आउट यानी राहत देने के लिए अलग से पैसा इस्तेमाल करेगी। इस वजह से बैंक यूनियंस 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन यानी यूएफबीयू के कन्वीनर बी राम बाबू ने कहा कि बैंकों का इस्तेमाल यस बैंक, IL&FS जैसे तंजीमों के बेल आउट के लिए किया जा रहा है। इन तंजीमों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने बेल आउट किया है। उन्होंने कहा कि 16 और 17 दिसंबर को यूनियन ने बैंकिंग लॉ बिल 2021 के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया है। यूनियन मरकजी हुकूमत के उस फैसले की भी मुखालिफत की जाएगी जिसमें सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात कही गई है। आंकड़ों के मुताबिक यूनियन ने कहा कि 13 कंपनियों पर जुमला 4,86,000 करोड़ रुपए का बकाया था। इसमें से 1,61,000 करोड़ रुपए तो रिकवर किए गए, लेकिन बाकी 2,85,000 करोड़ रुपए अभी भी फंसे हुए हैं। रामबाबू के मुताबिक सरकारी बैंकों को हमेशा बेल आउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक रहा हो, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक या फिर बैंक ऑफ कराड़ या हाल ही में येस बैंक का मामला रहा हो। हर जगह पर सरकारी बैंकों के पैसे का इस्तेमाल किया गया है। SBI के साथ LIC का भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक हुकूमत के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं और उनकी स्कीम जैसे जन धन योजना, मुद्रा स्वधन, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को चलाते हैं। सरकारी बैंकों को प्राइवेट बनाने से आम लोगों की दिलचस्पी इसमें कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीर की शाम दहशतगर्दों ने पुलिस बस पर हमला कर दिया। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 12 जख्मी हैं। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को अस्पताल भेजा गया है। हमला जेवन इलाके के खूनमोर रोड के पंथा चौक में हुआ। पुलिस ने बताया कि इंडियन रिजर्व पुलिस की 9th बटालियन की बस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हमले में जख्मी जवानों के जल्द सेहतियाब होने की दुआ की। आपको इसी खबर से जुड़ी एक बात बता दें कि जिस बस पर हमला किया गया था वो बस बुलेट प्रूफ भी नहीं थी और उस वक्त जब हमला हुआ तो पुलिस एहलकारों के पास कोई हथियार भी नहीं थे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रंगेट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकाम वाक़े की घेराबंदी कर ली। सर्च ऑपरेशन जारी है। इतवार के रोज अवंतीपुरा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया था। मुंबई के अंधेरी इलाके में वाक़ फेमस दीपा बार में एक अंडरग्राउंड तहखाने का पता चला। इस तहखाने के अंदर 17 लड़कियों को ठूस कर बंद किया गया था। ये सभी बार गर्ल्स बताई जा रही हैं। इनमें से कईयों की उम्र बहुत कम है। जिस तहखाने का पता पुलिस को चला उसमें खड़ा होने पाना भी मुश्किल है। तकरीबन 15 घंटे से ज्यादा की कार्रवाई के बाद मुंबई पुलिस की सोशल सर्विसेज ब्रांच की टीम ने इस सीक्रेट तहखाने का राज खोला। खास बात यह कि इस तहखाने के अंदर जाने का रास्ता मेकअप रूम की दीवार में लगे शीशे के पीछे से जाता था। इसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डोर लगे थे। तहखाने के अंदर एक AC भी लगा हुआ था। उसके अंदर बिस्तर भी लगे थे।
सोशल सर्विसेज ब्रांच के डीसीपी राजू भुजबल ने बताया कि मुंबई की एनजीओ कवच की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की तस्दीक की है। दुनिया में ओमिक्रॉन से मौत का ये पहला मामला है। जॉनसन ने कहा कि ओमिक्रॉन ब्रिटेन में बहुत तेजी से फैला है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। जॉनसन ने कहा कि इसका इन्फेक्शन हर दूसरे तीसरे दिन दुगना हो रहा है। इसके मायने ये हैं कि हम इन्फेक्शन की तूफानी लहर का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जवाद ने कहा कि क्रिसमस के दौरान मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। Earlier today, the UK's 4 chief medical officers raised the COVID alert level to 4, its second highest level, because of the evidence that Omicron is doubling here in the UK every 2 to 3 days. And we know from bitter experience how these exponential curves develop. No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron coming. And I'm afraid it is now clear that 2 doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need. But the good news is that our scientists are confident that with a third dose, a booster dose, we can all bring our level of protection. हिंदुस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 38 मामले हो गए हैं। इतवार के रोज 5 रियासतों में 5 नए मामले मिले। केरल के कोच्चि में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। केरल की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने बताया कि मुतासरा शख्स 6 दिसंबर को यूके से कोच्चि लौटा था। वो 8 दिसंबर को हुए कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। अब बात करते हैं कोरोना के मजमूई मामलों की। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,88,060 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 4,219 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27 करोड़ के पार चला गया। वहीं अमवात की तादाद अगर हम देखें तो अब तक 53,24,894 अफराद कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में फिलहाल 2,19,11,054 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के जहां 202 लोगों की मौत हुई, वहीं कोरोना इन्फेक्शन के 7,350 नए केसेस सामने आए। दरियासना इतवार के रोज 19,10,917 कोविड के टीके लगाए गए और इसके साथ ही मजबूरी टीकाकारी की तादाद 1,33,17,84,462 हो गई। मरकजी वजारत बराए सेहत की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,973 मरीज सेहतयाब होने के साथ ही इस वबा से निजात पाने वालों की कुल तादाद बढ़कर 3,41,30,768 हो गई। वहीं 202 अफराद के अपनी जान गंवाने के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद 4,75,636 हो गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। करीना और अमृता के सुपर स्प्रेडर होने का अंदेशा है क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कई पार्टियों में शिरकत कर चुकी हैं। करीना ने अपने गर्ल गैंग के साथ 7 दिसंबर को पार्टी की थी। इस पार्टी में उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी शामिल थी। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर प्री क्रिसमस बैश हुआ था जिसमें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और दीगर शामिल थे। अब एक खबर मॉस्को से। मॉस्को में रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में एक तालिब इल्म ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस तालिब इल्म की मौत हो गई है। इस वाकये के वक्त उसके आसपास कई दूसरे तुलबा भी मौजूद थे। इसमें से 8 जख्मी बताए गए हैं। एक की हालत तशवीशनाक है। खुद को बम से उड़ाने वाली स्टूडेंट की पहचान अभी पब्लिक नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मारे गए तालिब इल्म के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। इस वाकये के बारे में अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।